जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग जो चैप्टर फंक्शन पढ़ रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग पहुँचे हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के पास। ठीक है, और हम लोग को पहले से पता है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में चार फंक्शंस हैं, चार टाइप के फंक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लास्ट चौथा नंबर जो है वो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो पहला ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जैसा कि आपको पता है कि 6 ही तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट और सेकेंड। तो जितना ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन उतना ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग उस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और उसका रेंज, ये सारा चीज़ हम लोग एक चार्ट के अंदर में पढ़ेंगे और वो चार्ट आपको मेमोराइज करना है ताकि आप उससे रिलेटेड और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को डील कर सकें। क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सिंपल ही क्वेश्चन रहे। क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं? तो कॉम्बिनेशन करते हैं। कैसे कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्री में ही 2-3 ट्रिगोनोमेट्री जोड़ दिए, कुछ अलजेब्राइक, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक एक साथ लिख दिए और तब आपसे पूछेगा कि इसका डोमेन बताइए। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आपको इंडिविजुअल जितना भी आपका सिंपल फंक्शन है उसको आपको बारी बारी पढ़ना है, जो कि हम लोग वही तो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अलजेब्राइक फंक्शंस के बारे में। जितना सारा भी फंक्शन है उसका सबका डोमेन जान लिए। अब हम लोग कहाँ पे हैं? अब हम लोग हैं आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, जो कि ट्रांसेंडेंटल का पार्ट है। तो एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे TF। TF का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं डोमेन, उसका डोमेन लिखेंगे और यहाँ हम लोग लिखेंगे रेंज। मैंने पहले भी कहा था कि डेफिनेशन में हम लोग बेसिकली डोमेन के बारे में पढ़ते हैं, बट व्हेनेवर यू राइट द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शंस यू कैन इजीली राइट, बट रेंज के बारे में हम लोग सेपरेटली बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो पहला फंक्शन है वो आपका है साइन फंक्शन। तो हम लोग लिखते हैं y = sin x, दिस इज fx। f के जगह में साइन हो गया तो sin x हो गया। y हो गया आउटपुट वेरिएबल, x हो गया इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल का जो रेंज होता है उसको बोलते हैं डोमेन और आउटपुट वेरिएबल का जो रेंज होता है उसको बोलते हैं रेंज। तो यहाँ जो x है वो बिलोंग्स टू आपका हो जाता है रियल नंबर। कहने का मतलब साइन जो है रियल x के लिए डिफाइन है। कोई भी रियल नंबर का एंगल प्रोवाइड कर दीजिए, आपको साइन कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो आपको पता है कि साइन का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहता है। तो जो रेंज है आपका वो आपका -1 से +1 के बीच में है। दिस इज -1 to +1 क्लोज इंटरवल एंड दिस इज द रेंज ऑफ द साइन फंक्शन। उसी तरह से y = cos x। cos x का भी डोमेन आपका क्या है? रियल नंबर है और जो रेंज है वो आपका -1 से +1 क्लोज इंटरवल होगा। आगे आते हैं y = tan x। आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि tan 90 का वैल्यू कितना होता है जी, तो आपका जवाब होगा कि सर tan 90 तो अनडिफाइन होता है। तो आपको बता दें tan 90 मतलब 90 डिग्री इज ए पार्टिकुलर एंगल। 90 डिग्री के तरह और भी बहुत सारे एंगल हैं जहां पर आपका tan अनडिफाइन होता है। तो जो 90 डिग्री वाला जनरल पोजीशन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑड π/2। तो ऑड π/2 के सिचुएशन में साइन जो है tan जो है हमेशा अनडिफाइन होता है और जिस पर्टिकुलर x के लिए फंक्शन अनडिफाइन होगा वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब डोमेन में रियल नंबर में उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो tan का जो डोमेन होगा वो रियल -2n + 1 π/2, दैट इज ऑड π/2 को हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। हटा 7 की घटा, हटाने के लिए किसका साइन? घटा का साइन। चलिए, उसी तरह से जब रेंज की बात करेंगे तो tan का जो रेंज होता है वो -∞ से +∞ होता है, मतलब कंप्लीट होल नंबर उसका रेंज हो जाएगा। सॉरी, होल नंबर नहीं, सॉरी, रियल नंबर। नेक्स्ट, y = cot x। अब बताइए, cot कोटेंजेंट फंक्शन है
तो कॉट कहाँ पे अनडिफाइन होगा? तो कॉट आपका हॉरिजेंटल वाला पोजीशन पे अनडिफाइन होता है। हॉरिजेंटल मतलब 0 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला, बट दोनों को जब वो कंबाइंडली एक जनरल फॉर्म लिखते हैं तो लिखते हैं इंटीजर पाई। तो आपको बता दें जो कॉट का रेंज डोमेन है वो रियल माइनस एन पाई है, क्लियर। और रेंज जो होगा वो आपका रियल नंबर होगा। ये मेमोराइज करते जाइए और मैं एक एक करके एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। चलिए ये अब आते हैं y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स। आपको बता दें सेक जो है वो आपका सेक इन्वर्स नहीं बल्कि सेक एक्स, क्योंकि अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो सेक एक्स, सेक किसका रेसिप्रोकल है जी? कॉस का। मतलब जहाँ जहाँ कॉस 0 होगा वहाँ वहाँ सेक आपका अनडिफाइन होगा। तो आप ही बताइए कॉस कहाँ 0 होता है? तो कॉस होता है वर्टिकल वाले पोजीशन पे 0। कॉट 90 कॉस 90 0 हो जाता है, पता है ना। तो वर्टिकल पोजीशन मतलब ऑड पाई बाई 2। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा रियल माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसको हम लोग हटा देते हैं, तो सेट में डाल के हटा देंगे। जहाँ तक इसकी रेंज की बात है वो हो जाता है रियल माइनस 1 से प्लस 1 ओपन इंटरवल। मतलब -1 प्लस 1 के बीच में जो भी रेंज है उसको हटा दीजिए, तो -1 और -1 से पीछे और +1 और +1 से आगे ये रेंज आपका किसका होता है? सेक एक्स का। कोई भी सेक एक्स का वैल्यू देखोगे तो आपको -1 से छोटा मिलेगा या -1 मिलेगा या फिर +1 या +1 से बड़ा मिलेगा। -1 +1 के बीच में सेक का वैल्यू कभी नहीं आता है, ठीक है, अगर आपने गौर किया होगा तो। आते हैं y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। जहाँ साइन 0 होगा वहाँ कॉसेक अनडिफाइन हो जाएगा। साइन कहाँ 0 होता है? तो हॉरिजेंटल लाइन पे। हॉरिजेंटल लाइन का जनरल नेम क्या होता है? एन पाई। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका? रियल माइनस एन पाई, क्लियर। चलिए तो और रेंज क्या होगा आपका? रियल माइनस 1 से +1 ओपन इंटरवल। जरा सा गौर कीजिए, साइन कॉस का रेंज सेम, टेन कॉट का रेंज सेम और कॉस और कॉसेक और कॉसेक का रेंज सेम हो जाता है। तो इस तरह से भी आप इस चार्ट को मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, मैं बगल में लिख देता हूँ MTR मतलब मारो टोटल रट्टा, क्लियर। तो ये आपको चार्ट पूरा के पूरे याद रहने चाहिए, तभी जाके आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में इतना ही सारा चीज़ है, बाकी ग्राफ हम कैसे खींचते हैं ये हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे। तो ये चार्ट आपको प्रोवाइड करता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज। अब हम लोग एंट्री मारेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जितने सारे भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सारे का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक पार्टिकुलर फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पार्टिकुलर इन्वर्स टाइप का फंक्शन है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक का इन्वर्स। तो साइन का इन्वर्स, कॉस का इन्वर्स, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का इन्वर्स। और बता दें कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब होता है जब वो फंक्शन 1 ऑन्टो होता है। अगर हम साइन का इन्वर्स फंक्शन लिख रहे हैं मतलब साइन जो है उस रेंज में 1 ऑन्टो होना चाहिए। और क्या होता है 1 फंक्शन, क्या होता है ऑन्टो फंक्शन, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ज़्यादा हम इसके डिटेल में नहीं जाते हैं और हम यहाँ एक चार्ट प्रोवाइड कर देते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ चार्ट याद रखना है। चलिए ये, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम डीपली पढ़ेंगे तो फिर हमको उस चैप्टर में एंट्री मारना पड़ेगा। तो इन्वर्स फंक्शंस इन्वर्स कैसे बनाते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज एज ए मेमोराइजेशन के लिए ये चार्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन का पहले इन्वर्स लिखना है। इन्वर्स कैसे लिखा जाता है तो याद रखिएगा, पावर में -1 दे देता है। तो y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। डोमेन मतलब x का वैल्यू और रेंज मतलब हो जाएगा y का वैल्यू। आपको बता दें जो डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है एक्चुअली वो रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है वही डोमेन हो जाता है। तो यहाँ जो x का वैल्यू होगा वो -1 से +1 क्लोज इंटरवल हो जाएगा। और रेंज का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। रेंज का मतलब होता है
PVR, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसको PVR। अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिटेल से पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में तो वहाँ हम PVR मतलब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कैसे निकाला जाता है ये हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर नहीं वीडियो बनाया हुआ है तो कुछ दिन में वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज साइन का जो होता है मतलब y का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाता है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज फॉर द साइन x and in that interval the sine is inversible, so here we can write the inverse of sine, that is y is equal to sin inverse x. डोमेन इज द रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो -1 से +1 और रेंज आपका हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से +π/2। ऑब्वियसली जो साइन इनवर्स x होता है ये पूरा का पूरा एंगल होता है, तो y का जो वैल्यू है वो एंगल हो जाएगा। तो देखिए y आपका एंगल है बट x जो है वैल्यू है -2 से +1। उसी तरह से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से +1 क्लोज इंटरवल। और जहाँ तक रेंज की बात है तो cos का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से π क्लोज इंटरवल। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। चलिए, उसी तरह से y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो हो गया रियल नंबर, क्योंकि इसका रेंज रियल नंबर था। और रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो जाएगा, तो y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल हो जाता है। क्लियर? चलिए, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो आपका रियल नंबर हो जाएगा, बट रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू 0 से π ओपन इंटरवल। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो जो डोमेन हो जाएगा वो होगा रियल -1 से +1 ओपन इंटरवल। जहाँ तक रेंज की बात है वो हो जाएगा y बिलोंग्स टू सेक इनवर्स x है, तो 0 से π क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2, क्योंकि हमको पता है सेक इनवर्स x, ठीक है, cos 90 पे 0 होता है तो सेक वहाँ डिफाइन हो जाएगा, इसलिए π/2 हट जाएगा आपका। उसी तरह से लास्ट में y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। डोमेन जो होगा वो आपका होगा रियल -1 से +1 ओपन इंटरवल। जहाँ तक प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की बात है ये हो जाएगा -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे MTR मतलब मारो टोटल रट्टा, क्योंकि जब तक ये सब चार्ट आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। तो फर्स्ट चार्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन and this one is the domain and range of the ITF, stands for inverse trigonometric functions. So here you have to only remember this, ठीक है, don't discuss about its deep concepts, क्योंकि वो हम बाद में इसके बारे में करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ मेमोराइज करना है। ठीक है, चलिए इसको एक नज़र देखिए फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम अगले ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में मूव करते हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये होता क्या है, तो लेट ए बी एनी रियल नंबर सच दैट, इस तरह से है कि ए आपका ग्रेटर देन 0 है एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये जो a है ये एक ऐसा रियल नंबर है जो कि आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन पॉजिटिव में 1 भी आता है, तो इस बात का ध्यान रहे कि 1 नहीं होना चाहिए। देन fx इज इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तब अगर हम a टू द पावर x लिख रहे हैं तो दिस इज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, और fx इज इक्वल टू दिस लिख रहे हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, और ये सारे रियल x के लिए डिफाइंड है। तो ये जो a टू द पावर x दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो अगर तुमको कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करने के लिए कहे तो आपको यहाँ दो चीज़ डिफाइन करना पड़ेगा, एक एक्सपोनेंशियल में बेस का कंडीशन, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस है दैट इज a इज द बेस, सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल, द कंडीशन इज दैट a इज greater than 0 and a does not equal to 1. This is the main important conditions about the base of the exponential functions.
and after that you have to define the exponential function, means you have to write the domain of the differential function, exponential function. So domain of the exponential function is whole real number x. So exponential function always defined for all real x. क्लियर? चलिए आइए, तो ये चीज क्लियर हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। अब एक बात और बता दें कि a जो है, जो कि ग्रेटर देन 0 था और a डज नॉट इक्वल टू 1 था, तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़े हैं। ठीक है, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़े हैं। एक पार्ट जब a आपका 0 और 1 के बीच में है, और दूसरा पार्ट जब a आपका 1 से बड़ा है। तो इन दोनों ही केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ आपको आना चाहिए। तो ग्राफ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप a टू दी पावर x का ग्राफ खींचेंगे, जब आपका बेस 1 से बड़ा रहेगा तो ग्राफ हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a टू दी पावर x व्हेन जब x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ टेंस करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टेंस करेगा नहीं। ये 0 है, ये y है, ये x एक्सिस है, ये यहाँ पे x 0 तो y बराबर 1 हो जाएगा। कैसे? तो जरा सा गौर कीजिए, x की जगह में 0 तो समथिंग पे पावर 0 कितना होता है 1, तो fx का वैल्यू 1 मतलब y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये 0,1 हो जाएगा। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जरा सा गौर कीजिए, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मतलब x के बढ़ने के साथ साथ अगर y आपका बढ़े तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलता है। उसी तरह से जब आप बेस आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा तो ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होता है और ग्राफ ये हो जाता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, ठीक है, ये आपका कटेगा फिर वहीं पे 0,1 पे, और ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू a टू द पावर x का। कब? जब बेस आपका कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा। और दोनों ही केस में आपको ग्राफ आना चाहिए, और इस केस में ग्राफ जो है आपका डिक्रीजिंग है, क्योंकि जब हम x बढ़ाते हैं तो y आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड ग्राफ कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी क्या, बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ बेस ग्रेटर देन 1 then this is the graph of the exponential function which is increasing. If base lies in between 0 and 1, the graph of the exponential function is this one, and in this case it is decreasing function. चलिए डोमेन रेंज एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। तो डोमेन आपका रियल नंबर होगा, और जहां तक रेंज की बात है, देखिए रेंज का मतलब होता है y का वैल्यू। जरा सा गौर कीजिए, निगेटिव y की तरफ कभी नहीं गया है, यहाँ तक कि 0 भी नहीं है। तो जब भी ये 0 से बड़ा है तो रेंज जो हो जाएगा वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, और यहाँ तक कि 0 भी नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो डोमेन आपका रियल नंबर, बट रेंज आपका ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, और उससे रिलेटेड ग्राफ भी आप मेमोराइज कर लिए होंगे। चलिए आते हैं आप लॉगरिथमिक फंक्शन। हेलो फ्रेंड्स, अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में। आप देख रहे होंगे मैंने कहीं कहीं पे हाइड कर दिया है, बाकी सब सेंटेंस को छोड़ दिया है, क्योंकि हमको पता है कि ये सारा सेंटेंस सेम टू सेम आ रहा है। आपको बता दें, जो लॉगरिथम का बेस होता है वही एक्सपोनेंशियल का बेस होता है। दैट्स व्हाई द कंडीशन फॉर द बेस विल बी सेम। सो फर्स्ट लाइन, लेट a बी एनी रियल नंबर सच दैट a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1 इज सेम, देन fx इज इक्वल टू, क्योंकि इस बार हम लॉगरिथम पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे log x बेस a। बहुत लोगों को ये पढ़ने नहीं आता है, आपको ये पढ़ने आना चाहिए। इसको पढ़ते क्या है, log x बेस a इज कॉल्ड, एक्सपोनेंशियल की जगह में अब हम लिखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये डिफाइन कब होता है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉग को भी डिफाइन करने के लिए आपको दो चीज को डिफाइन करना पड़ता है, एक उसका बेस और दूसरा उसका इनपुट। बेस वही रहेगा जो एक्सपोनेंशियल का बेस था, मतलब ग्रेटर देन 0 डज नॉट इक्वल टू 1, और इनपुट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इस बार जो डोमेन है वो आपका पॉजिटिव रियल एक्स है। क्लियर? चलिए आइए, इस बार जो बेस है, बेस भी आपका वही है, तो सेम टू सेम a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1। इसको फिर हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए, ठीक है। एक पार्ट होगा जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में रहेगा, दूसरा पार्ट होगा जब बेस आपका 1 से बड़ा होगा।
जब बेस आपका एक से बड़ा है तो उस केस में लॉगरिदमिक फंक्शन का जब ग्राफ खींचोगे तो ये लॉग का ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए हो जाएगा। ये जो है ये 1,0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि log 1 का जो वैल्यू होता है आपका 0 हो जाता है। तो जैसे ही x की जगह में 1 रखोगे तो ये पूरा y का वैल्यू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? चलिए, जब बेस मेरा 0 और 1 के बीच में रहेगा तो लॉग का ग्राफ जो ये हो जाता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। और x एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये हमको पता है, 1,0 पे। दिस इज x एक्सिस, ऑरिजिन y एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। जरा सा गौर कीजिए, आपका नेगेटिव x की तरफ ग्राफ नहीं है, क्योंकि पहले ही मेंशन किया हुआ है कि डोमेन आपका पॉजिटिव रियल x है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो डोमेन है वो आपका 0 से इन्फिनिटी है, और जहाँ तक रेंज की बात है वो आपका देखो -∞। ग्राफ देखिए, -∞ से +∞ है, -∞ से +∞ है। रेंज आपका रियल नंबर, रेंज आपका रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक जरा सा गौर कीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन का डोमेन रेंज जो है आपस में इंटरचेंज है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ये हम आगे आपको बताएंगे डिटेल से जब हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम में चेंज करते हैं। फिलहाल हमको इस फंक्शंस के बारे में जानकारी चाहिए था, और साथ ही साथ इसके डोमेन और हो सके तो इसके रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था, जो कि हम लोग ने यहाँ पे देखा। So this is the complete definition and this is the complete informations about the transcendental functions. In transcendental functions there are 4 types of functions: trigonometric, inverse trigonometric, logarithm and inverse exponential functions. And ये सारे के सारे हमने क्या किए, डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो इसका कहानी भी, ये चैप्टर भी आपका क्लोज हो गया। अब जो अगला क्लास, अगला 1 या 2 लेक्चर हम हार्डली कह सकते हैं, वो डिपेंड होगा बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, ठीक है। ये यहाँ तक रहा थ्योरी की बात। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मैंने देखा तो उतना से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, थ्योरी से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, उसका एप्लीकेशंस बहुत जरूरी है। तो अगला 2 लेक्चर जो है उसको आप मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस बने डोमेन का, तो अगला 2 लेक्चर आप जरूर देखिएगा, जो कि स्पेशली डोमेन से रिलेटेड होंगे, और वो भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के होंगे, क्योंकि सिंपल फंक्शंस तो आप देख चुके हैं। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का डोमेन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। सो मेरा वीडियो देखते रहिए, और आप यही कहेंगे कि ये सारे वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इसको आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाए, हायर लेवल का, अभी तो मैं 12th लेवल का डाल रहा हूँ, आगे मैं BSc MSc सारे या आपका जो नेट है उस लेवल का भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। लेकिन क्योंकि एक दिन में ये चीज़ संभव नहीं है, धीरे धीरे बीट बाय बीट मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कीप पेशेंस एंड watching my videos. Till then, goodbye and happy learning.